एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है आप सबको? प्लीज हैंड रेज करना। आ रही हो? तो आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यदि क्लियर दिख रहा है तो हैंड रेज करना प्लीज। आप लोग क्लास 10th के आप लोग का न्यू बुक्स है एनसीईआरटीज किसी के पास है? जो भी पढ़ता हो सोशल साइंस की एनसीईआरटीज जो पढ़ता हो वो हैंड रेज करे। अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर आज सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, अब हमारे अब तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा आप सबको, ठीक है? पहली चीज ये है कि जो आप लोग 6 to 8 एनसीईआर 6 to 8 जो बुक्स पढ़ी है वो पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री रही है, ठीक है? और इसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री के बाद जो 9th और 10th इस साल में एनसीईआरटीज कर दी गई है और उस एनसीईआरटीज के अंदर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एनसीईआरटीज की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी हमारी इंडियन हिस्ट्री हमने 6 to 8 पढ़ी हुई है, उससे बहुत डिफरेंट है कंसेप्चुअली, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब जिस तरीके से जो चीज जहां होनी चाहिए वो बहुत डिफरेंट है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि क्लास 9 और क्लास 10 की जो एनसीईआरटीज है वो दोनों कोरिलेटेड है। यदि आपको क्लास 10 के चैप्टर समझने हैं, कुछ चैप्टर्स जिसमें हमारा पहला चैप्टर द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसके लिए आपको क्लास 9 की है ना चैप्टर नंबर 1 द फ्रांस रिवॉल्यूशन, वो बहुत मेजर नेसेसरी चैप्टर है क्योंकि उसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा और यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट निकलते हैं। तीसरी चीज ये कि सबसे पहले आप इतना टेंशन ना लो, ठीक है? मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेजर कंसर्न पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिफाइन होके जो इसका आउटकम निकलता है पूरे वर्ल्ड इम्पैक्ट पे, वो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इतना आपको समझ में आ गया? ये ऐसा जो खुला। हेलो, आ गया? राखी जी, जतिन जी, पलक जी, मेरा नाम नहीं। तो सबसे पहले मुझे कुछ आंसर चाहिए थे आप लोगों से कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में सबने पढ़ा है? पढ़ा है तो प्लीज आंसर कीजिए माइक अनम्यूट करके। अच्छा, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? 7। आप नाम बता सकते हैं कितने? आप लोग उनके नाम बता सकते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हाँ ना तो कहिए तो फिर मैं आगे बताऊं। चलिए कोई बात नहीं। हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे मेजर चीज 3 बातें नोटिस करना। मैं कुछ डायरेक्शन बताऊंगा, कुछ कंट्रीज भी बताऊंगा, उसके साथ साथ सबसे पहले आपको उन कंट्रीज वो किस कॉन्टिनेंट में वो सब आप कल मुझे बताना, ठीक है? अब सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट्स के नाम बताता हूँ।
ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको? माइक अनम्यूट, जिसके नाम आपको दिख रहे हैं ना? अब सबसे पहले हम बात करें, इंडियन हिस्ट्री तो सबने पढ़ी होगी। इंडिया 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 कैसे आजाद हुआ, इंडिया के ऊपर किसने राज किया, पढ़ा है ना सबने? अच्छा, तो इंडिया के ऊपर किसने राज किया? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स। ओके, यस। बढ़िया। अब सबसे पहले अब तुम ये सोचो कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो ब्रिटिशर्स ने राज कैसे कर लिया? एक बहुत बड़ा मेजर जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के अंदर पता है सबसे समझने लायक चीज क्या होती है कि जो एक पूरी की पूरी ट्राइब है, ट्राइब मतलब किसी कंट्री के ऊपर अपने आप को जमा लेती है, इस तरीके से अपना आधिपत्य जमा लेती है, तो उसके पीछे पूरी की पूरी बहुत प्रोसेसिंग होती है उन लोगों की। हम लोग इसको जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले मेजर कंसर्न ये होता है हिस्ट्री पढ़ने का, ताकि उन लोगों का क्या है, क्या फ्यूचर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसी के लिए बंदे हिस्ट्री पढ़ते हैं। इस में द राइज इज नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यहाँ पे यूरोप जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नेशनलिज्म, जहां से नेशनलिज्म मैं सोच रहा था यार, मैं सोच रहा था कहीं तुम महाराष्ट्र में जाती या इधर वो हमारे बोलना कर दे। किसी को प्रॉब्लम है क्या? और जो यूरोप जो है वो आपको डायरेक्शंस मालूम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? तो यहाँ पे हमारा समथिंग सपोज समझ लो एशिया पड़ता है, यहाँ पे हमारा पड़ता है अफ्रीका पड़ता है, और इसके थोड़े से पार्ट में यहाँ पड़ता है यूरोप, ठीक है। और इसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कुछ कंट्रीज के बीच में बहुत सारी चेंजेस हुई, और इसी चेंजेस के कारण एक मेजर कॉज हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर एक रिवोल्ट बना, जिसको कभी ना कभी किसी को 1857 रिवोल्ट भी आपने सुना होगा, 1857 रिवोल्ट भी सुना होगा, और दूसरा 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब सबसे पहले हम ये कंसर्न करते हैं कि राइज इन यूरोप के अंदर नेशनलिज्म अराइज हुआ कैसे, बट उससे पहले हमें इस नेशनलिज्म टर्म को समझना है कि नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, नेशनलिज्म वो है कि पीपल्स अपने देश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित है और कितना वो चेंज लाना चाहते हैं, उस फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो होती है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ठीक है। नेशनलिज्म जो होती है वो पूरी पूरी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो उसके इम्पैक्ट से पूरे के पूरे यूरोप में क्या ऐसा चेंज आया जिसने एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। वर्ल्ड वॉर तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे मतलब अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 वॉर हुए, एक वर्ल्ड वॉर 1 और एक वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 1 कैसे अराइज हो गया, वही की वही डेफिनेशन हमको कहां से मिलेगी, नेशनलिज्म इन यूरोप से मिलेगी, ठीक है। अब नेशनलिज्म इन यूरोप को जानने से पहले कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है, वो चीजें हैं। सबसे पहले कुछ कंट्रीज के नाम में लिखूंगा, उस कंट्रीज के बारे में आप बताना वो कंट्रीज कहां है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में, उनकी कैपिटल क्या है। ये चारों की चारों कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में, किसको मालूम है? नहीं मालूम है? यूरोप में। हाँ गुड, बढ़िया, अच्छा आंसर। ये चारों की चारों कंट्रीज जो है वो यूरोप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? क्या है कैपिटल? कैपिटल नहीं मालूम क्या?
ठीक है, फ्रांस की कैपिटल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जगह अभी हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये जगह है ना बहुत बार यूज होंगे, तो इनको आप जब पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि कैपिटल्स है और इन्हीं प्लेसेस ये कैपिटल्स बने क्यों, कैपिटल्स बनने के पीछे का कारण क्या है। तो इस सबसे पहले नाम जानो, नाम के बाद आगे की बातें चैप्टर्स के अंदर करते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ब्रिटेन की है लंदन, जर्मनी की होती है बर्लिन और इटली की होती है रोम। ओके, अब ये तो कैपिटल्स, ये कंट्रीज हैं, इसी कंट्रीज के कारण पूरे के पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैला है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर। अब सबसे पहले मेजर क्वेश्चन ये होता है कि नेशनलिज्म आया कहां से, क्यों आया, कैसे आ गया। अब एक रात में तो आएगा नहीं, ये नेशनलिज्म बंदों के अंदर आया कहां से। अब सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को छोड़ के हम दो चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज होती है मोनार्की। मोनार्की जानते हैं सब? यस सर। मोनार्की किसको बोलते हैं? So where king and queen rule. गुड, बढ़िया, जहां पे किंगशिप होती है। ठीक है, अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके साथ कॉन्टिनेंट्स थे उसके अंदर मेजरली क्या होती थी, किंगशिप होती थी। ठीक है, अब इसी किंगशिप के अंदर क्या होता था, एक किंग होता था जो पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा राज्य संभालता था। पहले जो ये कंट्रीज थी ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, और साथ में जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज थे, ये पहले एज ए कंट्री डिफाइन नहीं थे, इनके अंदर छोटे छोटे राजा होते थे। ये छोटे छोटे जो राजा होते थे इनकी इनका एक एरिया होता था। तो उसी तरीके से फ्रांस के अंदर एक किंग था जिसका नाम था लुईस 16। ठीक है, अब एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, सबने ये तो सुनी होगी, एक था राजा एक की रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, सुनी है? यस सर। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, हिस्ट्री में एक था राजा एक की रानी, इनको मारा प्रजा ने, उसके बाद नई हिस्ट्री चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किंग है, इस किंग का नाम है लुईस 16। आता है ये फ्रांस का। ठीक है, अब ये जो किंग है ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये क्रूअल होता है। ठीक है, ये क्रूअल होने के साथ साथ क्या होता है, अब जब इसकी मैरिज होती है एक प्रिंस से, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया की प्रिंस के साथ जब मैरिज होती है तो फ्रांस के अंदर एक रिवाज होता है कि जैसे ही शादी होती है उसके बाद जो गद्दी होती है, मतलब जो किंगशिप होती है, वो आने वाला जो उत्तराधिकारी होता है, जो प्रिंस होता है, उसके पास चली जाती है। अब लुईस 16 के पास जैसे ही गद्दी जाती है तो उसके टाइम पे सबसे पहले तीन मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं। कंसर्न्स क्या होते हैं वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लुईस 16 जो होता है वो सबसे पहले तो क्रूर होता है। ठीक है, अब इसके टाइम और इसके फादर के टाइम, अब इसके फादर का नाम लुईस 15 होगा, इसके दादा का नाम लुईस 14 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा एम्पायर चलता है जो यूरोप के अंदर होता है। ओके, किसी के अंदर ऐसा नाम डाउट हो कि लुईस 16 कहां से, उसके पापा का नाम क्या था, ठीक है, तो उसके पापा का नाम लुईस 15 था। अब सबसे पहले ये क्या था कि ये जो प्रिंस था ये क्रूअल था थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो प्रजा थी, मतलब जो इसकी प्रजा के अंदर जो इसके लोकल पीपल थे, उसको इसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, वो तीन कैटेगरीज की मैं वो आपको बताता हूँ। वो तीन कैटेगरीज को आप कैटेगरीज ना बोल के स्टेट बोलोगे। ठीक है, एक होगा फर्स्ट स्टेट, एक होगा सेकंड स्टेट और एक होगा थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इस स्टेट का नाम क्या है? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या?
चलो कोई बात नहीं। सर दिख रहा है। फर्स्ट स्टेट जो है अंदर आते थे क्लर्जी, ठीक है, क्लर्जी सेक्शन। क्लर्जी। सेकंड स्टेज के यस अंदर सर। आते थे नोबिलिटी, थर्ड स्टेज के अंदर आते थे एंड थर्ड में अदर्स। businessman, merchant, क्या? merchant, businessman, यस 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 यस, मर्चेंट, मर्चेंट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, मर्चेंट, student, फार्मर्स। ठीक है, land constable. ओके। Yes, क्लर्जी किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल, yes, sir. जो सबसे पहले होता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। क्लर्जी जो होता है, जो प्रीस्ट। हाँ वेट, यस वेट, सर जो प्रीस्ट बिल्कुल सही, जो प्रीस्ट होता है, चर्च। चालू करो ना। A group of persons investing in special function or club. क्लर्जी जिसको मतलब क्लर्जी एक तरीके से इंग्लिश फॉर्म में मेजरली इसके अंदर वो पीपल आते थे जो रोमैनिक और कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंट, जो क्रिस्ट होते थे। ये जो तीन फॉर्म्स है, ये तीनों है ना क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो यहाँ से क्रिश्चियनिटी अराइज होती है, जो तीन तरीके के पूजा, मतलब तीन तरीके के पुजारी होते हैं। लाइक दैट हमारे, जैसे कि हमारे घर में कोई देखता है, कोई शिव को पूजता है, कोई दुर्गा माता को पूजता है। ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है यार? सर लोग बेटा आप लोग है ना अपना माइक बंद, आप जो कल से आवाज है, कुछ लोगों के घर से आवाज आ रही है। जस्ट म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, है ना, आवाज नहीं करना है। हाँ बेटा, तो कहाँ थे क्लर्जी पे? क्लर्जी किसको बोलते हैं? जो प्रीस्ट होते हैं। नोबिलिटीज के अंदर वो पर्सन्स आते हैं जो राजा के रिलेटिव्स होते थे, राजा के रिलेटिव्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, ठीक है, अब बड़े बड़े जमींदार होते थे और जो रिच पीपल्स होते थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट कौन सा होता था? वर्कर्स होता था और पीजेंट्स होता था। वर्कर्स पीजेंट्स के अंदर क्या है कि ये वर्कर्स और पीजेंट जो है, इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती थी। ये दो कैटेगरीज याद रखना, इन दो कैटेगरीज को मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। एक ब्रीफ फॉर्म में मैं आपको पूरा रिवॉल्यूशन समझाता हूँ फ्रांस का, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ा कैसे। बट किसी बहुत बंदों ने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक होता था अपर मिडिल क्लास, ठीक है, और एक होती है लोअर मिडिल क्लास। ये थर्ड स्टेज के अंदर टाइप होते हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये जो तीन तरीके के स्टेट्स के पीपल होते थे, इसके अंदर जो लुई 16 है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल्स को। अब वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल को प्रायोरिटी देता क्यों था? उसका मेजर रीजन ये था कि वो उनको अपने आप में इक्वली समझता था। वो ये समझता था कि थर्ड स्टेट के जो बंदे होते हैं वो जन्म से है ना, उनका जो काम होता है वो सिर्फ है ना बाहर का कचरा साफ करना, रोड साफ करना और वर्कर्स वाले काम होते थे। अब उसके इस तरीके की चीजें, साथ में जो टैक्सेस इंपोज करता था, जो उसके दो तरीके के टैक्सेस होते थे, टैलिस और तिथियास वाले, उसके कारण भी वर्कर्स जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब बहुत ज्यादा परेशान होने के कारण ये धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर आक्रोश जम गया। और आक्रोश क्यों जम गया? आक्रोश जन्मे का मेन रीजन क्या था? पहली चीज ये थी कि ये लोग जिनके टैक्सेस से परेशान थे। दूसरी चीज ये हुई कि उस टाइम पे जब फ्रांस के अंदर जब इसका रूल, जब लुई 16 का रूल स्टार्ट ही हुआ था, तब नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आ गई थी। लाइक दैट वहां पे अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हुई। अब वहां पे जो थर्ड स्टेट के बंदे थे वो आधे से ज्यादा क्या थे? पीजेंट्स थे, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई नहीं थी। पीजेंट्स मतलब किसान। पीजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते थे? लैंड पे डिपेंड होते थे। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्सन होते थे वो क्या करते थे? लैंड को अपने आप हथिया लेते थे। यदि है ना बंदों ने टैक्स पे नहीं किया,
अब उसी के चक्कर में थर्ड स्टेट के अंदर क्या होता था, बहुत ज्यादा ये ना गुस्सा अब अंदर ही अंदर बनने लग गया था। उसके बाद इनके ऊपर आर्मी प्रेशर भी लगा दिया जाता था थर्ड स्टेट के ऊपर। अब थर्ड स्टेट को ना वोटिंग राइट था ना कुछ भी था। तो इसी सब के चक्कर क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के अंदर जब ज्यादा का ज्यादा गुस्सा उमड़ गया, तो एक टाइम ऐसा आया कि पूरा का पूरा थर्ड स्टेट गुस्से से भर के उसने रिवोल्ट खड़ा कर दिया। और वो रिवोल्ट की डेट थी 14 जुलाई 1791। और उस फोर्ट का नाम है बोस्टन फोर्ट। ठीक है, बोस्टन फोर्ट एक्चुअली किंग का फोर्ट था। वहां पे इन्होंने रिवोल्ट खड़ा किया और जो किंग है उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से मोनार्की से हटा दिया। समझ में आया सबको इतना? अच्छा। आ गया? Yes. अच्छा, अभी ये मीटिंग ओवर के बाद है ना, मैं एक लिंक और शेयर करूंगा, उसमें ऊपर से आप वापस आना ताकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, अभी 3 मिनट बाद ये मीटिंग है ना वाइंड अप होगी, उसके बाद आप वापस से आना नई लिंक के साथ। ठीक है? ओके, ठीक है। और बाकी के भी जो है बच्चे वो प्लीज अपना मतलब माइक अनम्यूट करके हाँ ना आंसर दें यदि समझ में आते जा रहा है। ठीक है, 14 जुलाई 1791 को बॉस्टन के अंदर है ना सबसे पहले मतलब इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट की। रिवोल्ट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, लुई 16 को मोनार्की से हटा दिया। बट ये मोनार्की से डायरेक्टली नहीं हटाया, क्योंकि वो एक बहुत टाइम से राज कर रहा था। यदि किसी भी किंग को यदि आप डायरेक्टली हटाओगे तो ये उसकी ईगो को बहुत हर्ट होता है। उन्होंने उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से ये कहा कि लुई 16 आप जो नियम बनाते हो वो हमारे काम के तो होते नहीं है। ठीक है, आप सारे के सारे रूल्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के नाम पे बना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कंसल्ट करके नहीं बनाते हो। थर्ड स्टेट के ऊपर आप टैक्सेस इंपोज कर देते हो, हमारी बातें नहीं सुनते हो, तुम आपको अपना किंग माने ही क्यों? तो एक काम करो, हम क्या करेंगे, हम आपके लिए हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो नेशनल असेंबली होती है, ठीक है, ये जो नेशनल असेंबली जो बनाते कौन है, थर्ड स्टेट के मेंबर्स बनाते हैं। तो ये नेशनल असेंबली बनाने वाले जो होते हैं ये थर्ड स्टेट के अपर मिडिल क्लास बनाते हैं। अब इनको अपर मिडिल क्लास क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मिडिल क्लास जो होती है ये थोड़ी एजुकेटेड होना चालू हो जाती है। अब उस वक्त आपने सोचा, अब थोड़ा सा इस पॉइंट को छोड़ के थोड़ा यदि हम इंडिया के कंसर्न में आए, वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था? किसी को याद है? नहीं याद है? वास्को डी गामा 1498 के अंदर इंडिया में आया था। ठीक है, आपने ये देखा हो मुगल एम्पायर पढ़ा है सबने? मुगल एम्पायर, मुगल जब औरंगजेब जैसे ही अकबर के टाइम पीरियड से आपने सुना होगा कि अकबर के टाइम पीरियड से फॉरेनर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके कंट्री में आना स्टार्ट हो गए थे। और वो जो फॉरेनर्स थे ना वो इन्हीं कंट्रीज के रीजन के आसपास के थे। और वो जो बंदे थे वो क्या थे, वो ट्रेड्स के थे, वो क्या थे, मर्चेंट्स थे। और वही बंदे धीरे धीरे मर्चेंट्स करते करते अपने आप को एजुकेटेड करते करते उन्होंने अपने आप की क्लास बना ली, जिसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। ओके, अब ये जो अपर मिडिल क्लास जो हुई इसने क्या करी, नेशनल असेंबली फॉर्म करी। बट ये नेशनल असेंबली भी जो हुई ये फेलियर हो गई। ठीक है, ये भी इस तरीके से अच्छे से काम ढंग से नहीं कर पाई। अब जो ये अपर मिडिल क्लास थी, अब इनका चांस जब इनको चांस मिला तो ये इन्होंने काम ढंग से नहीं किया। तो इनकी जो अपोजिट में जो दूसरी थी, जो इनकी लोअर मिडिल क्लास थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल असेंबली को हटा के एक क्लब बनाया जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब ये जैकोबिन क्लब जो हुए, ये क्लब में एक क्लब्स के अंदर जब इनके अंदर जब लोअर मिडिल क्लास के जो बंदे आए तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ लोअर पीपल होते थे, जैसे कि मर्चेंट्स होते थे, जो बंदे सीवेज के काम साफ करते थे, गटर साफ करते थे, जो रोड साफ करते थे, ये उन्हीं के लिए काम करते थे। अब लोअर मिडिल क्लास के बंदे क्या करते थे, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो
बंदे पर्सन आते थे उनको बहुत मारते थे। एक डिवाइस आपने सुना होगा ग्लूटीन, ग्लूटीन सुना भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है। ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर ये क्या करते थे कि ये जो बंदा है ना, मतलब जो जैसे कि जो बंदा विक्टिम, मतलब जिसको कन्विक्ट माना है, जिसको अपराधी माना है, उसको वो इस तरीके से जो सजा दिया करते थे, वो काट देते थे। ये जो ग्लूटीन बना है वो कब किसके टाइम पे बना है? जेकोबिन्स क्लब के पर्सन्स ने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है। ग्लूटीन जो था वो जेकोबिन्स क्लब का ही मेंबर था, ठीक है। अब